नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम हर अंक में कोशिश करते हैं कि आपके लिए नई जानकारियां नए क्षेत्रों से लेकर आएं, सफल किसानों की कहानी आपको बताएं ताकि आप भी और जागरूक हो सकें। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम बात करेंगे तामिया पातालकोट छिंदवाड़ा की। जी हाँ, श्री अन्न की खेती यहाँ पर हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर छोटा क्षेत्र होने के बावजूद कोदो, कुटकी, सवा, ज्वार, बाजरा जो हमारे पारंपरिक अनाज थे उन्हें दोबारा तरीके से उपजाया जा रहा है। न केवल उत्पादन के तौर पे बल्कि खाद्य प्रसंस्करण के तौर पे भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा रहा है श्री अन्न को। श्री अन्न की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं पवन श्रीवास्तव छिंदवाड़ा से। देखते हैं ये जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम पवन श्रीवास्तव है। मैं तामिया का निवासी हूँ और तामिया और पातालकोट क्षेत्र में पिछले लगभग 15 वर्षों से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में और एक पर्यावरण के चिंतक के रूप में मैं अपनी सहभागिता या कुछ ना कुछ में काम करते चला आ रहा हूँ। हमने नवाचार के माध्यम से बहुत कुछ इस क्षेत्र में हमने नया इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने ग्रामीण पर्यटन को लेके और हमारे यहाँ का जो यहाँ का रिसोर्सेज है, यहाँ के रिसोर्सेज में फॉरेस्ट है और ट्राइबल कल्चर है और बहुत अच्छा ग्रामीण परिवेश है। इन सबको लेते हुए हमने एक पर्यटन का एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उस पर्यटन के प्लेटफॉर्म में जब लोग के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, उस पर हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। इसमें यहाँ की जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, जो प्रैक्टिसेस हैं, ये एक बहुत अच्छी यहाँ का एक सिस्टम है जो आज भी यहाँ पे पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है और आज भी विद्यमान है। उसमें हमने यहाँ पे जो यहाँ की जो परंपरागत फसलें होती हैं, जिनको हम श्री अन्न के नाम से या मिलेट्स के नाम से जानते हैं, कोदो है, कुटकी है, कंगना है, इस प्रकार की जो फसलें हैं, मक्का है और पारंपरिक मक्के के साथ में होने वाली इंटरक्रॉपिंग में जितनी फसलें होती हैं, कचरिया है, कद्दू है, लौकी है, गिलकी है, बरबटी है, इन सब को किसी तरीके से हम चाहते थे कि इनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। उसके लिए हमने एक सामुदायिक आधारित एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने दिया पातालकोट की रसोई। पातालकोट की रसोई की मूल अवधारणा जो है वो हमारे यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ की जो पारंपरिक जो फसलें होती हैं और जो व्यंजन होते हैं उन पे आधारित है। एक तो उनका संरक्षण भी हमको करना है और पर्यटन के माध्यम से आने वाले लोगों को उससे रूबरू करा के इसको और ज़्यादा हमें एक्सप्लोर भी करना है, सस्टेनेबल बनाना है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा अवसर आने लगा है कि 2023 जो है वो मिलेट्स ईयर के रूप में जाना जा रहा है और यह जो अन्न है इसको बहुत ही इसकी गौरव अब मिल पाया है क्योंकि इसको श्री अन्न के रूप से अब जाना जा रहा है। और श्री अन्न जो कि माना जाता है कि ईश्वर के का ही एक को लगने वाला भोग है या उनका अन्न है, और निश्चित तौर पे यह अन्न जो है वो श्री अन्न है और इसकी जो बहुमूल्यता है, जो इसका जो गौरव है, वो इस बात से है कि आज भी ये अन्न बंजर भूमि में जहाँ कहीं कुछ भी नहीं पैदा होता है वहाँ आज भी बारिश की फसलों के रूप में ये अपने आप हो जाता है और इतना अच्छा होता है कि इसके लिए आज तक पेस्टिसाइड का उपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसमें अभी ये चीज़ उससे बची हुई है। पूरे विश्व में कोई भी फसल चाहे कृषि के रूप में हो, दलहन के तिलहन के रूप में हो या सब्जी के रूप में हो, बिना किसी यूरिया खाद और बिना पेस्टिसाइड के होती नहीं है। लेकिन अब एकमात्र यही एक फसलें हैं जो आज भी बिना यूरिया खाद के हो रही है। तो क्यों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो इनकी पौष्टिकता के साथ में मानव स्वास्थ्य के लिए ये बहुत हितकारी होती है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक समय ये आया था कि इनकी डिमांड पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। कोई भी चीज़ सस्टेन करती है तब जब उसमें कुछ इकोनॉमिक्स काम करता है। अगर उसकी मांग है तो उसकी पूर्ति के लिए उसका उत्पादन होगा, अगर उसकी मांग नहीं है तो उसका पूर्ति के लिए उसका उत्पादन नहीं होगा। इस वजह से धीरे धीरे ये फसलें विलुप्त होने लगी थी। पातालकोट की रसोई ने अपनी एक सहभागिता के रूप में, एक ड्यूटी के रूप में एक काम किया कि इनकी पर्यटन के माध्यम से डिमांड बढ़ाई और हमने इसके लिए बहुत सारे काम किए हैं। उसमें हमने इसको 3 प्रोजेक्शन पे हमने हमारा ये मॉडल बनाया है। एक मॉडल तो हमने ये बनाया है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके घर में बैठाल के उन्हीं के परिवेश में उनको इस खाने का अनुभूति लिया जाए, आनंद दिया जाए।
तो उसके लिए हमने यहाँ के जो तामिया और पातालकोट क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांव हैं, उनके हर गांव में 2-2, 4-4, 5-5 घरों को तैयार किया है। हमने कहीं से कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं की है, आर्टिफिशियल तैयार नहीं करते हैं। हम उस टीम को तैयार करते हैं, वो अपना खाना तैयार करते हैं अलग अलग घरों से, उन्हीं के पकवान, उन्हीं के व्यंजन और अच्छी क्वालिटी के, और उनके घर में ले जाके हम उनको खिलाते हैं। इससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एक दिन में अगर किसी एक पर्यटक के पास भी वो एक थाली पहुंच रही है तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 4-5 गांव का कुछ ना कुछ कलेक्शन उस थाली में हो और 8 से 10 परिवार को उससे रोज़गार मिले। एक चीज़ हमारा मॉडल है जो आज बहुत अच्छे सक्सेस होकर चल रहा है। दूसरा, हम इस खाने को इतना कॉमन करना चाहते हैं, इन व्यंजनों को इतना कॉमन करना चाहते हैं कि ये स्ट्रीट फूड में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ के स्थानीय लोग इस खाने को अपनी एक दुकान के माध्यम से नुक्कड़ गली गली में वो बेचने लगें, तो उससे उनको पूरी तरह एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हमारे इन ग्रेन्स का सही तरीके से यूज होगा और उनकी स्किल का जो खाना है वो लोगों को कम से कम अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन मिल पाएगा। जो आज हम केमिकल युक्त बहुत सारे स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, उनसे हम कैसे निजात पाए, उस पर हमने काम किया। तीसरा, इसको हम चाह रहे थे कि ये फूड तभी बहुत अच्छा हो सकता है जब इसको गौरव मिले, और इस गौरव के लिए हमने इसके को 5 स्टार होटल्स में भी ले जाना चालू किया। हमने बहुत सारे जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके शेफ से कांटेक्ट किया, ITC है, ताज है, नोवेटॉल है, और भी बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, मुंबई है, भोपाल है, वहाँ पे। और इस पे आज ये अच्छी चीज़ है कि ये वहाँ पे जाके एक बहुत अच्छा रूप ले रहा है। अब पातालकोट की रसोई के माध्यम से हम बहुत सारा प्रचार जो है इस तरीके से करते हैं। एक तो जो शहर हैं, उन शहरों में किसी प्रकार के जो फेयर लगते हैं या किसी तरीके का फेस्टिवल होता है, तो पातालकोट की रसोई अपना एक स्टॉल लेके जाती है और पूरा एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे अपना बताती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जोड़ती है। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी पातालकोट की रसोई कोशिश करती है कि हमारे इस खान पान के बारे में लोगों को वो मिले। और मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है। जब भी हमारे किसी प्रकार के आयोजन होते हैं या यहाँ पे कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं, उनको हम ये खाना खिलाते हैं, ये व्यंजन हम परोसते हैं, और जब वो ये व्यंजनों को खाते हैं तो इसकी जो मीडिया कवरेज है वो दूर दूर तक जाती है और उनसे उनके जो वक्तव्य है, जो उनके द्वारा कमेंट्स हमें दिए जाते हैं, वो कमेंट्स भी जो है वो बहुत वैल्यूबल होते हैं और वो हम उसके माध्यम से भी इसका एक अच्छा प्रमोशन मिलता है। साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे रिसर्च किए हैं। रिसर्च करने के बाद में इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए गए। इनमें अच्छी बात यह है कि रिच फाइबर होता है, अच्छे विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी उसकी मात्रा भी कम होती है, और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये बहुत आसानी से पचने वाले ये पकवान होते हैं। जब ये पकवान बनाते हैं तो इनको बनाने के लिए बहुत कम तेल मसाले का उपयोग किया जाता है, जिसके वजह से जो हमारा जो शरीर है उसको बहुत आसानी से उसको पचा लेता है और इसके कारण हमें एक शरीर को बहुत एनर्जी भी मिलती है। जैसे कि हम एक छोटी सी बात बताते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों के पास आप किसी भी घर में चले जाएं, जनजाति वर्ग के समूह के जो लोग रहते हैं या गैर जनजाति वर्ग के जो समूह ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, उनके खान पान में एक प्रकार का पेज शामिल होता है। सुबह भी वो पेज पीते हैं और शाम को भी पेज पीते हैं। पेज मतलब एक प्रकार का दलिया है जो मक्के का भी बनाया जाता है और यहाँ पे कोदो कुटकी का भी बनाया जाता है। उस दलिया को पीने से एक चीज़ ये होती है कि पहली बात तो उस दलिए में केवल नमक और पानी का उपयोग होता है, और गर्मी का अगर दिन है तो वो मही और मठा डाल के भी इसको उपयोग करते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि इसमें लिक्विड डाइट के रूप में रहता है, तो हमारे जो शरीर को पाचन क्रिया के लिए अलग से बहुत एसिड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात यह है कि इसमें हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए दिन भर या कुछ घंटे ये जो है हमारे शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। तो आप देखते होंगे कि जब भी यहाँ के ग्रामीण जंगल जाते हैं लकड़ी काटने या खेती के लिए अपने काम में जाते हैं या मजदूरी करने जाते हैं, तो उनके पास में ऐसी पानी के बहुत ज़्यादा साधन होते नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉटल होती नहीं और दिन भर ये पानी बहुत कम पीते हैं। ऐसे समय में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, लेकिन चूंकि इनकी खान पान में पेजा शामिल होता है तो दिन भर ये हाइड्रेशन मेंटेन करती है, इस प्रकार की एनर्जी इनको मिलती है। और इसी प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें इनमें पोषक तत्व होते हैं। स्वास्थ्य पे देखिए, बेसिकली जैसा रहेगा हमारा खान पान वैसा हमारा शरीर रहेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि खान पान के लिए अच्छे शरीर के लिए नियमित खान पान के साथ साथ
संयमित रहना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि अगर हम देखा जाए तो सीमित संसाधनों में ये पकवानों का उपयोग किया जाता है और सुबह एक बार खाया जाता है और दोपहर में थोड़ा सा खाना इन लोग लंच वगैरह जो लेके जाते हैं या अपना काम करते हैं, अमूमन ये लोग खाना जो है वो दिन में कम खाते हैं, सुबह के टाइम में खा लेते हैं और डाइट एक बहुत लिमिट में होती है। और पेजा के रूप में जब ये अपनी लिक्विड डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं तो निश्चित तौर पे इनकी जो एनर्जी लेवल है हमेशा बना रहता है। और किसी जो आज के समय में खान पान में हमारा जो बेकार चीज़ें शामिल हो गई है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग तेल मसाले का उपयोग करने लगे हैं और जो तेल मसाले हैं वो पारंपरिक तरीके से तैयार नहीं हो रहे हैं, केमिकलों से तैयार हो रहे हैं। वो केमिकल हमारे शरीर में जाता है, जो सब्जियां तैयार हो रही हैं वो केमिकल के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है, तो निश्चित तौर पे उसमें नुकसान होता है। उसके कंपैरिजन में ये खाना ज़्यादा पौष्टिक है। देखिए ये जो छिंदवाड़ा ज़िला है ये बहुत ही मध्य प्रदेश में, और ना केवल मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में छिंदवाड़ा ज़िला जो है एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही अद्भुत तरीके की बसावट में है। यहाँ की जो आप डाइवर्सिटी देखेंगे उसमें ये क्षेत्र जो है वो बहुत फैला हुआ है, विस्तृत है, जंगल है। और ये वाला जो क्षेत्र हम बात कर रहे हैं तामिया और पातालकोट की, ये पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचाई में बसावट वाले इलाकों में से एक है। यहाँ से वर्षा में जो जल होता है वो इतनी बारिश होने के बाद में पूरी तरह बह जाता है, तो यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बहुत कम उपजाऊ हैं। तो वहाँ पे जो फसलें हैं वो इसी प्रकार की जो मिलेट्स है उनके लिए बारिश की ये फसलें सबसे अच्छी रहती है। चूँकि यहाँ की जल संरचनाएँ कम है, यहाँ पे जल ग्रहण व्यवस्थाएं कम है, इसलिए दूसरी फसलें हैं वो कम हो पाती है। और इसलिए ये क्षेत्र का जो है पातालकोट है वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं तामिया से, जिसमें है जैतपुर है, अलीबाड़ा है, जोगी मुआर है, छिंदी है, बांकी है, आपका सिदौली है, बीजा ढाना है, ऐसे क्षेत्र में जब आप जैसे जैसे आप जाते हैं या इस तरफ में आप मुत्तौर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे कोदो कुट की मिलेट्स ज़्यादा होते हैं, जगनी ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती अब हमारी ज़रूरत बन गया है, केवल पर्यावरण के लिए नहीं, उत्पादन के लिए भी और सेहत के लिए भी। देखते हैं प्राकृतिक खेती पर एक रिपोर्ट। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर,
8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी,
सौंठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने 5 क्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 लाख तक मतलब आ जाती है। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन के अंक में हमने बात की श्री अन्न की खेती के बारे में। तामिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरह से उत्पादन ले रहे हैं हमारे किसान भाई, और उद्यमी किसान बन रहे हैं, सफल किसान बन रहे हैं। श्री अन्न की खेती करके आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।